हेलो गाइस, दिस इज़ राज एंड यू वाचिंग ड्रामा एंड गोस्ट लवर 2.0। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग फंक्शी से होती है, जो अपने रूम में बैठकर रो रही होती है। गिर उसके रूम में आती है और पूछती है कि क्या मैटर है, पर फंक्शी कहती है कि ये तुम्हारी पहुंच से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसकी थोड़ी देर बाद मैडम हुआ रूम में एंटर करती है। वो फंक्शी को कंग्रेचुलेट करती हैं। फंक्शी कहती है कि कंग्रेचुलेशन किस बात की। मैडम हुआ कहती है कि सर ने आपको पूरे 1 महीने के लिए बुक कर लिया है, अब 1 महीने तक आप उन्हीं के साथ रहेंगी। और बाहर जाके ये अनाउंसमेंट कर देती है कि सर यू ने फंक्शी को 1 महीने के लिए जो है बुक कर दिया है। अब फंक्शी उनके साथ रूम में एंटर कर जाती हैं। रूम में एंटर करने के बाद फंक्शी उन्हें अपनी सर्विस देने की बात करती हैं, पर जो सरयू के बॉडीगार्ड थे उन्हें कहते हैं कि प्रिंस को ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, तो आप उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। बाहर होंगकोंग कहती है कि प्रिंस ने आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको परचेज़ नहीं कराया, बल्कि वो रुगो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया है। अब फंक्शी को काफ़ी हैरानी होती है कि इस तरह का कस्टमर हमने पहली बार देखा है। वहाँ द्वाविशिया और उसके भाई आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये प्रिंस किस तरह की हरकत कर रहा है, क्या उसे अपने बारे में बातें करने की ज़रा भी फिक्र नहीं है। वो एक कोठे वाली लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है। अब हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो कि रुगा के साथ बात कर रहा होता है। रुगा जिसका अब यहाँ पर नाम गिर है। गिर कहती है कि आपने हमारे बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं। प्रिंस कहते हैं कि मैंने नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हें गए 3 महीने हो चुके हैं और ये तो जायज़ ही था। गिर कहती है कि कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता कि ब्रदर जियो जो कि एक बैम्बू चेयर की सहायता के बिना एक जगह से दूसरी जगह जा तक नहीं सकते, उन्होंने एक लड़की को परचेज़ करा है, वो भी 1 महीने की थी। अब दोनों आपस में काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। ये कहती है कि वो इस बारे में किसी से कुछ ना कहे। अब हमें एक बैलगाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर जा रही है, तो सडनली उस पर डीमंस अटैक कर देते हैं और बैलगाड़ी का जो चालक होता है उसे मार देते हैं। लेकिन बैलगाड़ी के ऊपर जब वार करते हैं तो वहाँ से यंशु बाहर आता है और सभी को एक एक करके मार देता है। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही अव्वल दर्जे की थी, या ये कहें तो गॉड लेवल की थी। इसके बाद यंशु डायरेक्ट होटल में पहुंचता है। होटल में आने पर हमें पता चलता है कि यूकिन उन्हीं का चेला है। यूकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और काफ़ी सिंसियरली उनकी सेवा करता है। अब यंशु कहता है कि मुझ जैसे इंसान का तुम जैसा शिष्य कैसे हो सकता है, मैं मस्त मौला इंसान और तुम एकदम सीधे साधे। यंशु गिर के बारे में पूछते हैं कि वो ठीक से तो रह रही है ना। अब यूकिन बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका ध्यान रख रहे हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होटल के बाहर काफ़ी लंबी भीड़ लगी थी, क्योंकि यंशु होटल में वापस आ चुके थे और सभी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। लेकिन होटल के सारे रूम्स बुक थे और पूरा होटल ही बुक था एक तरह से। लेकिन हम का एक युवक मैडम हुआ के पास जाता है कि मैंने पिछले कई दिनों से इस होटल में अपना रूम बुक करा रखा था सिर्फ यंशु को देखने के लिए, लेकिन आप कह रही हैं कि सारे रूम्स बुक हैं। लेकिन मैडम हुआ ली की बात नहीं मानती है। इतने में गिर भी होटल के रूम से बाहर आती है और बाहर भीड़ देखे उसे काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। ली उसका पीछा करने लगता है। जब गिर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो रास्ते में छुप जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ली संभाल लेता है। अब ली कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ, मैंने कल तुम्हें प्रिंस के साथ इशारों में बात करते देखा था, प्रिंस तुम्हें बार बार देखे जा रहे थे, तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो। अब ली की बात सुनकर गिर कहती है कि तुम शायद गलत समझ रही हो, मैं एक नॉर्मल सी मेड हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे महल के अंदर जाना है क्योंकि यंशु महल में वापस आ चुके हैं और मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। उन्हें देखने के लिए मैंने इतने दिन से यहाँ पर रुका हुआ हूँ। गिर को यंशु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब ली उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। इतने में एक ब्लास्ट होता है और ली गिर को वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मदर है जो कि थंडरबोल्ट क्लू से बिलोंग करती थी। वो ली को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हें वापस जाना होगा, पर ली कहता है कि जब तक वो यंशु को नहीं देख लेता तब तक वो वहाँ से नहीं जाएगा और तुम चाहे तुम जो कर लो। उसकी मदर कहती है कि तुम मेरे काम में टांग अड़ा रही हो, पर ली नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है। गिर वापस होटल रूम में आती है।
जहाँ पर वो कुछ टी लीव्स प्रिंस को देती है। इसके बाद वो फांगशी से पूछती है कि बाहर होटल के में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। फांगशी बताती है ये यंशी के कारण है, क्योंकि वो वापस आ चुके हैं। उनके पास वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन ब्यूटी है और सुंदरता के साथ साथ वो मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट हैं और योकुन के टीचर हैं, और सभी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते हैं, इसलिए उन्हें देखना काफ़ी रेयर होता है। इसलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल भी उन्हें देखना चाहते हैं, और यही कारण है कि लोग उन्हें इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। अब गेर कहती है कि तभी वो रास्कल मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। अब फांगशी कहती है कि तुम टी लीव्स लाने गई थी ना, तो इतनी देर कैसे होगी। अब गेर कहती है कि क्योंकि रास्ते में मुझे एक रास्कल मिल चुका था। अब हमें ली का सीन दिखाया जाता है जो कि होटल में बैक डोर से एंटर कर जाता है और कहता है कि होटल में एंटर करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद हमें फिर से गेर का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंस से एक संगीत की कॉपी मांगती है। संगीत था अ होम सिक ट्रैवलर ड्रीम। ये एक ऐसा संगीत था जो कि विलुप्त हो चुका है और इसकी एक कॉपी सिर्फ इंपीरियल पैलेस में ही मिल सकती थी। ये बात फांगशी सुन लेती है क्योंकि उसके फादर इंपीरियल पैलेस में काफ़ी काम कर चुके थे, तो वो जानती थी कि ये सब जो है रॉयल फैमिली वाले ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि ये ज़रूर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब प्रिंस भी गेर की बात मान लेते हैं और अपनी अंगरक्षक वांगकोंग को भेज देते हैं इंपीरियल पैलेस, ताकि वो इस संगीत की कॉपी ला सके। अब गेर पूछती है कि आप मुझे पूछना नहीं चाहेंगे कि मैं इस संगीत का करूँगी क्या। तो प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊँगा। अब इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जब हांगकांग वापस आ चुकी है और म्यूज़िक की कॉपी गेर को दे देती है। गेर से लेकर सीधे यूकिन के पास जाती है क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वो उसे इसकी कॉपी देगी। लेकिन जब वो यूकिन के रूम में एंटर करती है तो वहाँ पाती है कि यूकिन को ली ने बांध के रखा है और उसके चेहरे पे पट्टी बंधी है। वो जाके यूकिन का मुंह खोल देती है। यूकिन कहते हैं कि तुम इस पैलेस में पहले हो जिसने मेरे साथ इस तरह का बिहेव करा है, अगर कोई और होता तो मैं उसकी बुरी हालत कर देता। ये कहता है कि तुम बंधे हुए हो तो तुम क्या मेरी बुरी हालत करोगे। ये कहते ही एक झटके में वो यूकिन जो है रस्सी तोड़ देता है। ये देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। यूकिन वहाँ से चला जाता है। अब गेर और ली में बहस होने लगती है। बातों ही बातों में ली उसकी जो म्यूज़िक की कॉपी है वो छीन लेता है। गेर उसे वापस मांगती है लेकिन वो उसे देने से मना कर देता है। एक शर्त पर वो उसे वापस देने की बात करता है कि अगर गेर उसकी वहाँ पर रहने में मदद करे। पर गेर कहती है कि इतने बड़े लिविंग पर्सन को मैं यहाँ पर कैसे छुपा सकती हूँ। ये कहता है कि वो मुझे नहीं पता है, बस तुम मुझे यहाँ पर रहने का बंदोबस्त कर दोगी। रही इस कॉपी की बात तो ये मेरे किसी काम की नहीं है। मजबूरन गेर को मानना पड़ता है क्योंकि वो एक नौकरानी होने का ढोंग कर रही थी। अब हमें फांगशी का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के सामने जाके सैल्यूट करती है और अपने फादर के लिए जस्टिस मांगती है क्योंकि उसके फादर के साथ नाइंसाफी हुई थी। अब प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कब पता चली। तो फांगशी कहती है कि जब आप होमसिक ट्रैवलर संगीत के बारे में बता रहे थे, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है और मेरे फादर क्योंकि इंपीरियल पैलेस में काम कर चुके हैं तो मुझे पता है कि ये सिर्फ इंपीरियल पैलेस में ही मिल सकता है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए मैं आपसे उनके लिए जस्टिस की मांग कर रही हूँ। अब प्रिंस उसे खड़ा करते हैं और हांगकांग से सारी की सारी बात जानने के लिए कहकर उसे भेज देते हैं। इसके साथ ही उनके जाने के बाद प्रिंस शॉनहोंग को यंशी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। अब हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम हुआ नाइट की तैयारी कर रही थी क्योंकि वो बता रही थी कि यंशी आज रात किसी को चूज़ करेंगे और अपनी बाकी लाइफ उसके साथ रहेंगे। अब देखना होगा कि वो किसे चूज़ करते हैं। अब हमें गेर का सीन दिखाया जाता है जो कि ली के लिए खाना लेकर गई थी। उसकी इस सर्विंग से ली काफ़ी खुश हो जाता है और उसे उसकी म्यूज़िक की कॉपी वापस देता है, जिसे लेकर वो यूकिन के पास चल जाती है। यूकिन उसी का वेट कर रहा था क्योंकि ये एक काफ़ी प्रीशियस सॉन्ग था और इसीलिए वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो उस सॉन्ग को बजाता है।
जिसे सुनकर ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम हुआ गेट पर होती है और कुछ लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या यिनशु सच में किसी को चूज़ करेंगे जिसके साथ वो अपनी बाकी लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो मैडम हुआ कहती है कि हाँ बिल्कुल। और अब इसके बाद हमें ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दुआ वुशिया अपने साथी से बात कर रहे थे कि हमें सच में पता नहीं है कि यिनशु का प्लान क्या है। सीन शिफ्ट होता है गिर पर, जो कि ली के लिए खाना लेकर गई थी। अब ली पूछता है कि मुझे यिनशु को कब देखना होगा। तब गिर कहती है कि शायद 2-3 दिन में। तो ली कहता है तब तक मुझे यही खाना पड़ेगा। दरअसल गिर उसके साथ मस्ती कर रही थी। आखिरकार वो उसे बता ही देती है कि आज रात यिनशु हॉल में आएंगे। तो ये बात सुनते ही ली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। गिर कहती है अपनी तलवार तो ले लो, और हॉल में कोई सीट खाली नहीं है। तो ली कहता है वो सीट अरेंज कर लेगा और वो सीधे वहाँ से हॉल जाते हैं अपने, क्योंकि जो गिर है वो एक नौकरानी होने का नाटक कर रही थी। वो सीधे प्रिंस के पास जाती है। वो कहती है कि वो लेडी शुई को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। फांगशी ये बात सुनकर कहती है कि लेडी, तुम मुझसे उन्हें लेडी कैसे कह सकती है। वो कहती है कि वो एक रियल मैन है और तुम उन्हें सर डायरेक्टली सर कह सकती हो। ये बात सुनकर गिर को काफ़ी अजीब सा लगता है। अब जो है यिनशु के आने का टाइम हो चुका था। अचानक से जो उसके संगीत, उसका सितार होता है, उसके तार अपने आप बजने लगते हैं। ये बात देखकर सारे हैरान हो जाते हैं और एंट्री होती है यिनशु की हॉल में, जिसे देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके हॉल में एंटर करने के बाद सभी एक तरह से उनकी बोलियां लगाते हैं जैसे उन्हें खरीदने लगे हो। सभी कोई 5,000 चांदी के सिक्के, कोई 10,000, कोई 1 लाख। अब बारी आती है द्वान लिंगशियान की, जो कि 1 मिलियन सिक्के देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यिनशु कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। अब लिंगशियान कहती है कि मैं गोल्ड कॉइन्स की बात कर, पर यिनशु कहते हैं कि फिर भी काफ़ी नहीं है। अब ली आगे आता है, वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी की पूरी रियासत आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यिनशु अभी नहीं मानता है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से फेंक देता है और कहता है कि मुझे इसमें भी नहीं खरीदा जा सकता। यिनशु के अकॉर्डिंग आज मैं उससे चूज़ करूँगा जिसके साथ मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करती है। अब वो पूरी भीड़ में नज़र घुमाता है और उसकी नज़र रुकती है गिर पे आके, और गिर से को पॉइंट आउट करके कहता है कि मैं उन्हें चूज़ करता हूँ। ये बात देखकर गिर काफ़ी ज़्यादा शॉक सा फील करती है। और अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिर अपने भाई के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि क्या मैंने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी है या फिर कुछ और बात है। उसके भाई कहते हैं कि अगर तुम मेरी तरफ फेस करके बात नहीं करोगी तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि तुम क्या बोल रही हो। गिर कहती है कि मुझे इसे क्लैरिफाई करना ही होगा। उसके भाई कहते हैं कि मैंने पहले ही श्वान होंग और हांगकांग को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया है। लेकिन गिर नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब हमें यिनशु का सीन दिखाया जाता है जो मैडम हुआ से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था, वो पूरी तरह से शॉक में थी। खैर अब वो अपना सारा सामान जो है पैक करवाने के लिए कह देता है और कहता है कि कल हम किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। गिर यिनशु से मिलने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे मैडम हुआ मिलती है। वो कहती है कि मैं यिनशु से बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैडम हुआ कहती है कि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल तुम उनसे मिल सकती हो, पीछे वाले रास्ते में वो तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे। और वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रिंस जिंग युआन का सीन दिखाया जाता है जिनसे श्वान हांग और हांगकांग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यिनशु का पीछा करते हुए यहाँ पर थंडरबोल्ट और स्वॉर्डलेस एकेडमी के लोग इकट्ठा आए हुए थे। शायद वो यिनशु का पीछा कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यिनशु के बारे में कोई पता नहीं है। वो किस एकेडमी से बिलोंग करता है, उसका मार्शल आर्ट कौन सा है, ये कोई पद नहीं जान सकता, ना किसी को पता है। तो अब प्रिंस कहते हैं कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिर जो है यिनशु से मिलने के लिए जाती है। वो यिनशु से जाके पूछती है कि क्या आपको मैं सुंदर लगी। यिनशु कहता है कि तुम अभी यंग हो। उसके बाद कहते हैं कि क्या वो उसका असली नाम जानता है। यिनशु कहता है कि वो मेरे लिए मीनिंगलेस है। तो गिर कहती है कि तो ऐसा क्या हो गया जिस बात ने आपको मेरी तो और अट्रैक्ट करा। तो यिनशु कुछ नहीं कहते हैं।
गेर कहती है लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। यिनशी कहते हैं कि ऐसा क्यों? गेर कहती है कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ, अगर मैं एक मर्द को अपने साथ लेकर घूमूंगी तो मेरे पिता मुझे डांटेंगे। पर यिनशी उसे एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। गेर कहती है कि किस मामले में? यिनशी कहता है कि वही जिसके लिए तुम इस कोठे पर आई हो। यिनशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम 3 साल पहले इंगेज्ड हो चुकी हो और जिसके साथ इंगेज थी उसने 2 साल पहले जो है किसी कोठे की वाली औरत को लाकर उसके साथ रहना स्टार्ट कर दिया है और तुम्हारी केयर करना बंद कर दिया है। और तुम यही जानना चाहती हो कि जो कॉल गर्ल्स होती हैं वो किस तरह से लोगों का दिल जीत लेती हैं और फूट डाल देती हैं। खैर, मैं एक लंबे समय से यहाँ पे रुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जो हेल्प कर सकता हूँ, फंगशी से कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरह से लोगों का दिल जीता जाता है। फाइनली जो गेर है वो कन्विंस हो जाती है। यिनशी कहता है कि अगर तुम कुछ कह नहीं रही हो, मुझे रिफ्यूज़ नहीं कर रही हो, इसका मतलब कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो, अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 समाप्त हो जाता है।